एक प्रसिद्ध विचारक ने कहा है, रणनीति सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या करना है, बल्कि इस बारे में भी है कि क्या नहीं करना है। और आज 29 दिसंबर 2025 को हम एक ऐसी ही रणनीति की गहराई में उतर रहे हैं जो सीधी कार्रवाई से ज्यादा मतलब दांव पैंच पर निर्भर करती है। हमारे पास ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF का एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है। ये विश्लेषण चीन की एक बहुत ही अजीब सी हरकत पर रोशनी डालता है। हाँ, और ये वो हरकत नहीं है जिसके बारे में हम आमतौर पर सुनते हैं, जैसे सीमा पर तनाव या सैन्य घुसपैठ। बिल्कुल। आज की कहानी किसी पहाड़ी दर्रे की नहीं बल्कि शंघाई के एक चमकचमाते एयरपोर्ट की है। यहाँ सवाल ये है कि चीन की ये जो कागजी लड़ाई है, क्या ये उसकी ताकत का संकेत है या फिर इस बात का कि वो सीधी सैन्य कार्रवाई से बचना चाहता है? देखिए, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 21 नवंबर को। अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय नागरिक हैं, प्रेमा थोंगअप। वो शंघाई के पुडोंग हवाई अड्डे पर उतरती हैं। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी भी यात्री के लिए एक बुरे सपने जैसा है। उन्हें 18 घंटे तक हिरासत में रखा गया। 18 घंटे? हाँ, 18 घंटे। और वजह, उनके भारतीय पासपोर्ट पर जन्मस्थान लिखा था अरुणाचल प्रदेश। अच्छा। चीनी अधिकारियों ने कहा कि उनका पासपोर्ट अमान्य है, मतलब सिर्फ एक स्टैंप की वजह से। ये कोई मामूली प्रशासनिक गलती तो नहीं लग रही। बिल्कुल नहीं, ये गलती हो ही नहीं सकती। जी, ये एक सोचा समझा संदेश है और इसी को ORF का ये लेख प्रशासनिक युद्ध या एडमिनिस्ट्रेटिव वॉरफेयर कहता है। एडमिनिस्ट्रेटिव वॉरफेयर? जी, सीधे शब्दों में कहें तो ये बिना गोली चलाए लड़ाई लड़ना है। चीन अपने वीजा ऑफिस, अपने एयरपोर्ट स्टाफ को एक तरह से सीमा पर तैनात सैनिकों की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हर स्टैंप, हर फॉर्म, हर सवाल एक हथियार बन जाता है। मतलब ये सिर्फ एक पासपोर्ट का मामला नहीं है, ये तो सीधे सीधे भारत की संप्रभुता को चुनौती देना है, वो भी एक एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर पर। बिल्कुल। लक्ष्य साफ है, सैन्य टकराव के खतरे के बिना दुनिया को और भारत को लगातार यह याद दिलाते रहना कि वो अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा नहीं छोड़ेगा। तो क्या ये कोई नई रणनीति है या चीन ऐसा पहले भी करता रहा है? तरीका नया लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की सोच दशकों पुरानी है। ORF का लेख बताता है कि चीन अरुणाचल प्रदेश के निवासियों के साथ, जिसे वो जंगनान या दक्षिण तिब्बत कहता है, 2 तरह के खेल खेलता रहा है। 2 तरह के खेल? हाँ, पहली रणनीति थी, आपको वीजा की जरूरत ही नहीं है। वीजा की जरूरत नहीं है, ये तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे का मतलब तो खतरनाक है। खतरनाक ही है। वो कह रहे हैं कि आप तो हमारे ही नागरिक हैं, आपको अपने ही देश में आने के लिए वीजा क्यों चाहिए? ठीक यही तर्क उन्होंने 1980 के दशक के अंत में तब इस्तेमाल किया था जब अरुणाचल के तत्कालीन मुख्यमंत्री गेगोंग अपांग और विधानसभा अध्यक्ष TL राजकुमार को चीन जाना था। अच्छा, उस IAS अधिकारी वाले मामले में भारत ने क्या किया? क्योंकि एक मुख्यमंत्री को मना करना और एक सिविल सर्वेंट को मना करना, दोनों ही बड़े राजनीतिक संदेश हैं। बिल्कुल। और 2007 में भारत सरकार ने बहुत कड़ा रुख अपनाया। उसने सिर्फ गणेश कोयू की यात्रा रद्द नहीं की, बल्कि उनके साथ जाने वाले जो 100 सिविल सर्वेंट्स थे, उनका पूरा टूर ही कैंसिल कर दिया। अच्छा, तो पूरी की पूरी डेलीगेशन वापस आ गई। हाँ, ये भारत की तरफ से एक साफ संकेत था कि वो अपने किसी भी नागरिक के साथ इस तरह के बर्ताव को बर्दाश्त नहीं करेगा। सही बात है। तो ये तो हुई पहली रणनीति। दूसरी क्या थी? दूसरी रणनीति और भी ज्यादा दिलचस्प है, स्टेपल्ड वीजा। स्टेपल्ड वीजा, ये क्या होता है? ये लगभग 2011 के आसपास शुरू हुआ। इसमें चीनी दूतावास आपके पासपोर्ट पर वीजा का स्टिकर नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? क्योंकि ऐसा करने का मतलब होगा भारतीय पासपोर्ट को और इस तरह भारत की संप्रभुता को मान्यता देना। अच्छा। तो इसके बजाय वो एक अलग कागज पर वीजा प्रिंट करके उसे आपके पासपोर्ट के पन्ने पर नत्थी कर देते हैं, मतलब स्टेपल कर देते हैं। मतलब पासपोर्ट को बिना छुए, बिना उस पर कोई निशान छोड़े अपनी बात कह देना। ये तो एक तरह का, क्या कहते हैं, डिप्लोमेटिक पैसिव अग्रेशन हुआ। आप इसे बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये वही संदेश देने का एक और तरीका है। 2011 में एक वेटलिफ्टिंग टीम के साथ ऐसा हुआ। और हाल में भी तो हुआ था शायद। हाँ, हाल ही में 2023 में चेंगडू में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए गए अरुणाचल के 3 वुशु खिलाड़ियों को भी यही स्टेपल्ड वीजा दिया गया। हाँ। भारत ने तब भी कड़ा विरोध जताया था। एक मिनट, ये तो बड़ा अजीब है। कभी कहते हैं वीजा नहीं चाहिए, कभी स्टेपल्ड वीजा देते हैं। और जैसा कि प्रेमा थोंगडॉक के मामले में हुआ, उनके पास तो एक वैध वीजा था,
फिर भी पासपोर्ट को अमान्य बता दिया। क्या चीन में इतना कंफ्यूजन चल रहा है या ये भी कोई चाल है? ये बहुत अच्छा सवाल है। पहली नज़र में ये प्रशासनिक गड़बड़ी या अलग-अलग विभागों में तालमेल की कमी लग सकती है, लेकिन ORF का विश्लेषण कहता है कि ये भ्रम जानबूझकर पैदा किया गया है। इसे रणनीतिक अस्पष्टता यानी स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी कहते हैं। रणनीतिक अस्पष्टता, इसे थोड़ा समझाइए। ये रणनीति असल में एक तरह का मनोवैज्ञानिक खेल है। सोचिए, अगर ट्रैफिक लाइट कभी लाल पर चलने दें और कभी रोक दें, वो भी बिना किसी नियम के, तो क्या होगा? ड्राइवर हमेशा कंफ्यूज और डरे हुए रहेंगे। बिल्कुल। चीन भारत के साथ ठीक यही कर रहा है। वो नियमों को इतना अप्रत्याशित बना रहा है कि भारत हमेशा अंदाजा लगाते रहने पर मजबूर हो। इस कंफ्यूजन के जरिए चीन एक साथ कई संदेश देता है। पहला, ये क्षेत्र विवादित है। दूसरा, इस विवाद पर नियम कब और कैसे लागू होंगे ये तय करने का हक सिर्फ उसका है। और तीसरा, वो भारत के लिए किसी भी तरह की प्लानिंग को मुश्किल बना देता है। सही पकड़ा। और प्रेमा थोंगडोक का मामला इसका सटीक उदाहरण है, क्योंकि उन्होंने खुद बताया कि ठीक 1 साल पहले अक्टूबर 2024 में वो उसी पासपोर्ट और उसी वीजा पर बिना किसी दिक्कत के चीन गई थी। बिल्कुल। और यही बात इस कार्रवाई के राजनीतिक चरित्र को उजागर करती है। ये सिलेक्टिव एनफोर्समेंट है, मतलब कानून को अपनी मर्जी से चुन चुन कर लागू करना। जब चीन के विदेश मंत्रालय से इस बारे में पूछा गया तो उनकी प्रवक्ता ने वही पुरानी बात दोहराई कि जंगनान चीन का हिस्सा है और हिरासत को एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया बताया, जो कि वो थी नहीं। जी बिल्कुल नहीं थी। वो एक राजनीतिक सिग्नल था। ठीक है, तो अगर ये एक सिग्नल था तो इसके समय पर भी ध्यान देना जरूरी है। ये घटना तब हुई जब ऐसा लग रहा था कि भारत और चीन के संबंधों में जो बर्फ जमी हुई है वो शायद पिघलनी शुरू हो गई है। हाँ, ये टाइमिंग बहुत कुछ कहती है। कुछ समय से दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की कोशिशें चल रही थीं। भारत ने लगभग 5 साल बाद चीनी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा फिर से शुरू किया था। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें शुरू हो गई थी। कैलाश मानसरोवर यात्रा भी तो फिर से शुरू हुई थी। हाँ, वो भी। इन छोटे छोटे कदमों से लग रहा था कि शायद दोनों देश संबंधों को और बिगड़ने से रोकना चाहते हैं। तो फिर ये शंघाई वाली घटना तो इन सारी कोशिशों पर पानी फेरना जैसा है। ये बीजिंग के इरादों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यही तो बात है। ये दिखाता है कि सीमा पर शांति बनाए रखने की बातों के बावजूद चीन अपने मूल क्षेत्रीय दावों पर कोई समझौता करने की मूड में नहीं है। कुछ विश्लेषक इसे एक बड़े ग्लोबल पैटर्न से भी जोड़ते हैं। वो कैसे? उनका तर्क है कि जब भी अमेरिका चीन के साथ तनाव कम करने की कोशिश करता है या उससे बातचीत बढ़ाता है, तो उसके ठीक बाद चीन अपने पड़ोसियों के प्रति ज्यादा आक्रामक हो जाता है। ये तो दिलचस्प कनेक्शन है। क्या इसका कोई और उदाहरण है? हाँ, लेख में जापान का उदाहरण दिया गया है। जब जापान ने ताइवान पर सख्त रुख अपनाया तो चीन ने उसे खुले तौर पर धमकी दी, कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया और आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए थे। जी, जापानी समुद्री उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। वो एक सीधी कार्रवाई थी। लेकिन भारत के मामले में चीन ज्यादातर ऐसे ही सूक्ष्म गैर सैन्य तरीकों का इस्तेमाल करता है। लेकिन पैटर्न वही है। पैटर्न एक जैसा है। वॉशिंगटन से बातचीत के बाद बीजिंग की क्षेत्रीय दादागिरी बढ़ जाती है। शायद वो ये दिखाना चाहता है कि अमेरिका से उसके रिश्ते जो भी हों, वो अपने पड़ोस में बॉस हैं। तो इन सब का भारत पर क्या असर होता है? मैं सिर्फ सरकार की बात नहीं कर रही, बल्कि आम लोगों पर, हमारे देश की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। देखिए, 2020 की गलवान घाटी झड़प के बाद से भारत में चीन को लेकर जनमत बहुत सख्त हो गया है। हाँ, वो तो है। आंकड़े भी यही दिखाते हैं। ORF का अपना फॉरेन पॉलिसी सर्वे 2024 बताता है कि ज्यादातर भारतीय चीन को भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं। इसी तरह 2023 की प्यू रिसर्च की स्टडी में पता चला कि 67% भारतीय चीन के बारे में साफ कहें तो प्रतिकूल राय रखते हैं। तो जब जनता में इतना गुस्सा पहले से ही हो, तब प्रेमा थोंगडोक जैसी घटना आग में घी का काम करती होगी। बिल्कुल। इस तरह की छोटी छोटी उकसावे वाली कार्रवाइयां भी बहुत बड़ा असर डालती हैं। ये सरकार पर दबाव बनाती हैं कि वो दृढ़ता दिखाए, कोई कड़ा कदम उठाए। और जब जनता में गुस्सा होता है तो सरकार के हाथ बंध जाते हैं। हाँ, वो खुलकर कूटनीतिक बातचीत नहीं कर पाती, क्योंकि उसे घरेलू स्तर पर अपने हर कदम को सही ठहराना होता है। संक्षेप में कहें तो चीन की ये हरकतें भारत में बातचीत और सुलह की गुंजाइश को ही खत्म कर देती हैं। और ये कहना मुश्किल है कि ये उनका इरादा है या नतीजा, लेकिन होता यही है। हर बार जब कोई स्टेपल्ड वीजा जारी होता है
या किसी भारतीय नागरिक को परेशान किया जाता है तो भारत में चीन के खिलाफ माहौल और मजबूत होता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो शंघाई में प्रेमा थोंगडो के साथ जो हुआ वो कोई अकेली घटना या कौंसिलर गलती नहीं थी। नहीं, ये चीन की दशकों पुरानी प्रशासनिक सिग्नलिंग की रणनीति का एक नया अध्याय है। हाँ, बीजिंग नागरिक प्रक्रियाओं को एक भू राजनैतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये एक वॉर ऑफ 1000 पेपर कट्स जैसा है। 1000 घावों से मारने की रणनीति। जी, हर घटना अपने आप में छोटी लगती है, लेकिन साथ मिलकर ये भारत पर लगातार दबाव बनाए रखती हैं, वो भी बिना किसी बड़ी सैन्य कार्रवाई के। ये दिखाता है कि भारत चीन संबंधों में जब तक सीमा विवाद का कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता, तब तक ऊपरी तौर पर शांति की बातें भी कितनी खोखली हैं। और ये हमें हमारे शुरुआती सवाल पर वापस लाता है, क्या ये चीन की ताकत है या कमजोरी? शायद ये दोनों का मिला जुला रूप है। ये दिखाता है कि वो अपने दावे पर अड़ा है, लेकिन ये भी दिखाता है कि वो फिलहाल सीधा सैन्य टकराव मोल लेने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उसे ऐसे परोक्ष तरीकों का सहारा लेना पड़ रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये एक कम लागत वाली, कम जोखिम वाली रणनीति है जो उसे अपने दावे को जीवित रखने में मदद करती है, भले ही जमीन पर कुछ न बदले। आज की चर्चा को समाप्त करते हुए हम एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। जब एक देश वीजा, पासपोर्ट और इमिग्रेशन जैसी रोजमर्रा की प्रशासनिक प्रक्रियाओं को ही विदेश नीति का एक हथियार बना दे, तो दूसरा देश पारंपरिक कूटनीति और सैन्य तैयारी के अलावा और किन नए और रचनात्मक तरीकों से इसका प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकता है?